गुड मॉर्निंग, ठीक हो? देखिए, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी क्या बन जाए, ख्वाब बन जाए, ठीक है ना? फिर ख्वाब में ही मंजिल मिलेगी आपको, रियल में मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक है ना? इसलिए नींद को त्यागो और रियल में क्या करो, ख्वाब को पाने की कोशिश करो, ठीक है ना? शुरू करते हैं। नींद खुल गई आप लोगों की? पक्का? चलो। प्लेसेंटल हार्मोन, क्लियर है? यानी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। प्लेसेंटल हार्मोन, जैसे कि हमने फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा को डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना? फंक्शंस नॉर्मली है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट था एक जो फंक्शन हुआ, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला था हमने इसको? एंडोक्राइन ग्लैंड बोला था। इसका मतलब है बहुत सारे हार्मोन्स है जो इससे क्या होंगे, रिलीज होते हैं। आगे समझ में, इसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, एक्सक्रिएशन जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्लियर है? और क्या वर्क है इसके, यानी कि मूवमेंट में ये कुछ हेल्प नहीं करता है। आगे समझ में, यानी कि मेनली बेबी को क्या करवाता है, फीडिंग का काम करवाता है। किसका? यानी इंट्रायूटेराइन लाइफ में फीडिंग करने का काम करता है। O2 एंड CO2 एक्सचेंज का काम करता है। ये सारी चीज़ें इसके फंक्शंस के अंदर हमने मोस्टली डिस्कस किया था, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट था दैट इज दी एंडोक्राइन फंक्शन। क्या था? एंडोक्राइन फंक्शन, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात समझ में? देखिएगा, जब प्लेसेंटा की बात करते हैं तो इट इज अ ग्लैंड। क्या है ये? ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है ये? टेम्परेरी। एक तो याद रखना आपने, कैसी है? टेम्परेरी। इसका मतलब है जब जरूरत पड़ेगी तभी आएगी। तो कब जरूरत पड़ती है इसकी? प्रेगनेंसी में। किस में जरूरत पड़ती है? प्रेगनेंसी में। इसलिए प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा मेरे लिए, जैसे ही प्रेगनेंसी क्या होगी, चली जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, प्लेसेंटा की भी क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, सेड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेड ऑफ। आगे समझ में? इसलिए हमने प्लेसेंटा को बोला था कैसा होता है ये, डेसिडुएट होता है। आगे समझ में? और इसका शेप कैसा होता है, डिस्कोइड, इसलिए इसको डिस्क शेप होने की वजह से इसको डिस्कोइड बोला था। क्लियर आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, वैसे ऐसा मानते हैं कि जो प्लेसेंटा है ये इनकम्प्लीट ग्लैंड है। कैसा है? इनकम्प्लीट। ग्लैंड है विदाउट फीटस। अगर फीटस ना हो तो ये कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। आगे समझ में कैसे रहेगा, आगे चल के देखेंगे। तो इसका मतलब है प्लेसेंटा के अंदर हमने देखा था मोस्ट कॉमनली जो पार्टिसिपेशन होता है वो किसका होता है, फीटस का। किसका होता है? फीटस का। और लेस कॉमन होता है वो किसका होता है, मदर का होता है। दोनों से मिलकर के बनता है। अगर इसमें से कोई भी मदर या फीटस कोई भी एब्सेंट हो तो प्लेसेंटा कंप्लीट ग्लैंड की तरह काम नहीं करेगा। आगे और समझ में। अब देखिए, प्लेसेंटा से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं मेनली उनको अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट कौन से हैं? एक तो होंगे आपके स्टीरॉयड हार्मोन। कौन से होंगे? स्टीरॉयडल हार्मोन। और सेकंड होंगे दैट इज दी प्रोटीन हार्मोन्स। कौन से होंगे? प्रोटीन हार्मोन। ये इन्हीं को बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन। क्लियर आगे बात समझ में? देखिए, जब स्टीरॉयड हार्मोन की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 ही हार्मोन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज दी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन से आते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब प्रोटीन बेस्ड हार्मोन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी 2 ही हार्मोन आते हैं, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट HCG एंड HPL। HPL को ही क्या बोला जाता है, HCS बोला जाता है। क्या जाता है? HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और HCL मतलब ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन्स। आगे समझ में? ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन्स। इसका मतलब पता चल रहा होगा, सोमेटोट्रोपिन्स हार्मोन है। कैसा है ये? सोमेटोट्रोपिन्स हार्मोन है। देखिएगा,
कोरियन सिर है, इसमें भी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, और ये क्या है ह्यूमन कोरियन सोमेटोट्रोपिन्स। इसका मतलब है कोरियन कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी आपको पता है किससे सीक्रेट होते हैं, प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, लेकिन इनका जो मेनली सीक्रेशंस होता है वो कार्पस लूटियम से भी होता है, देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन जब एससीजी की बात करेंगे तो ये प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेगा, और एचपीएल भी किसमें, प्रेगनेंसी में। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, प्रेगनेंसी में आ रहे हैं, लेकिन जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, विदाउट प्रेगनेंसी भी देखने को मिल रहा है। क्लियर होगी बात, समझ में इतना। अब देखिएगा, जब हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं या फिर प्रोटीन बेस्ड हार्मोन की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है प्लेसेंटा के पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर और इनर। किया था हमने, जब आउटर की हमने बात करी थी इसको क्या बोला था, ट्रोफोब्लास्ट बोला था। क्या बोला था, ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास को हमने क्या बोला था, एम्ब्रियोब्लास्ट बोला था। क्या बोला था, एम्ब्रियोब्लास्ट। इस चीज को तो अभी छोड़ दीजिए। जब ट्रोफोब्लास्ट की बात की थी तो हमने पता था ट्रोफोब्लास्ट कौन से डे पर, 8th डे पर। कौन से डे पर, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कौन कौन से, वेरी गुड, साइटो ट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। इसको हमने देख लिया था कि किसमें, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में, कोरियन के फॉर्मेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लेकिन जब हमने सिनसाइटोब्लास्ट की बात करी थी तो ये बैरियर काम बना रहा था। क्या बना रहा था, प्लेसेंटा का बैरियर बना रहा था, क्योंकि प्लेसेंटा के फंक्शन में हमने एक देखा था मोस्ट इंपोर्टेंट कि बैरियर का काम करता है मदर और फिटस के बीच में। मदर से कोई भी ट्रांसफर होगा उसको होने नहीं देगा, सेलेक्टिव बैरियर बोल सकते हैं। कैसा काम कर रहा था, सेलेक्टिव बैरियर। उस बैरियर के अंदर कितनी लेयर थी, टोटल 4 लेयर थी। कितनी लेयर थी, 4 लेयर थी, ठीक है नहीं थी। तो इसका मतलब है ये उसमें रोल प्ले करता है अपना। बाकी का मोस्ट इंपोर्टेंट इसको क्या बोला हमने, हार्मोन फैक्ट्री ऑफ द प्लेसेंटा बोला था। क्या बोला था, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट को हार्मोन फैक्ट्री बोला था कि नहीं बोला था। तो इसका मतलब अब आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी प्लेसेंटल हार्मोन है सारे के सारे कहां से सीक्रेट होंगे, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। किससे होंगे, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। कुछ कहने की जरूरत है मुझे किसी के लिए स्पेशली, किसी हार्मोन की सीक्रेशंस की बात करेंगे सारे के सारे कहां से होंगे, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा। क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा। क्लियर है, इतना चीज को याद रखोगे। अब देखिए इसमें से एक एक हार्मोन को अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिस्कस करने वाला होगा दैट इज दी एससीजी होगा। कौन सा होगा, एससीजी होगा। देखो जब ईस्ट्रोजन की बात करते हैं तो ईस्ट्रोजन का मैंने आपको सोर्स बता दिया है। क्या बता दिया है, सोर्स। जब इसके सोर्स की बात करते हैं तो मेनली ये कहां से सीक्रेट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, इसको फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं और ये फॉलिकल सेल से क्या होता है, रिलीज होता है कि नहीं होता है, आगे बात समझ में। उसके बाद में ईस्ट्रोजन को कौन, कार्पस लूटियम करता है। ये किस में बात कर रहे हैं अपन, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की। जब प्रेग्नेंट फीमेल की बात करेंगे, किसकी करेंगे, प्रेग्नेंट फीमेल की बात करेंगे तो इसके अंदर फिर कौन होगा, कार्पस लूटियम होगा अप टू 12 वीक्स तक, आगे समझ में। उसके बाद में कौन आ जाएगा, प्लेसेंटा आ जाएगा। कौन आ जाएगा, प्लेसेंटा होगा कि नहीं होगा, ये इसका इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा देखिए जो ईस्ट्रोजन होता है स्टीरॉयडल हार्मोन होता है। कौन सा होता है, स्टीरॉयडल हार्मोन। आगे समझ में। जब ये स्टीरॉयडल हार्मोन है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई स्टीरॉयड आएगा। तो इसका ईस्ट्रोजन मैंने इसीलिए अभी बोला था कि जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट ग्लैंड होता है। कब तक, जब तक फिटस इसमें रोल नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ईस्ट्रोजन को सीक्रेट करने के लिए फिटस क्या रिलीज करता है, DHEA सल्फेट। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां से आता है ये, एड्रिनल ग्लैंड ऑफ फिटस। फिटस की एड्रिनल ग्लैंड पहले प्रोजेस्टेरोन होता है, क्लियर है। यही क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, यही अबॉर्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। रिलैक्सेंट हार्मोन है, लेकिन बाद में किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोलिफरेशन की, डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो डिवीजन में काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। तो इसका मतलब है जब एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है क्या, DHE क्या है, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। डाईहाइड्रो क्या है ये, हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट। क्लियर, कहां से आता है ये, एड्रिनल ग्लैंड ऑफ फिटस।
जब एडिनल ग्लैंड ऑफ फीटस को कहाँ पहुंचता है, ये प्लेसेंटा में पहुंचेगा, किसके द्वारा पहुंचेगा, अम्लाइकल आर्टरी के द्वारा, किसके द्वारा, अम्लाइकल आर्टरी के द्वारा। तो उसके बाद में क्या होती हैं, प्लेसेंटा की सेल होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और स्टिमुलेट होकर के क्या सीक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेट करती हैं। आगे समझ में, एक तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। दूसरा, एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है किसके अंदर, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यानी कि जब डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ऐसा मानते हैं कि क्या होता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन से पहले यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है, वो कौन करवाता है, एस्ट्रोजन करवाता है। कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन करवाएगा, एस्ट्रोजन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। क्लियर, आगे बात समझ में। दूसरा देखिए, जब एस्ट्रोजन की बात करते हैं, आगे चलते हैं अब, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में काम करता है, प्रोलिफरेशन में करता है। किस में करता है, प्रोलिफरेशन में। क्लियर होगी बात इतनी सी। प्रोलिफरेशन होगा तो इसका मतलब है ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, ग्रोथ फैक्टर की तरह कर सकता है। किसकी तरह कर सकता है, ग्रोथ फैक्टर की तरह। आगे बात समझ में। रिलीज करवाएगा DHE सल्फेट, ये आएगा कहां से, फीटस के एडिनल ग्लैंड से। कहां से आएगा, इट रिलीज फ्रॉम द फीटल एडिनल ग्लैंड। याद रखोगे इस बात को। नेक्स्ट, जब ये रिलीज होता है तो ये हेल्प करता है किसके अंदर, हाँ, यानी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। किस में करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। अब आप मुझे बताओ, जब ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा तो मान लीजिए एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो किसके चांस रहेंगे, प्री टर्म डिलीवरी के। किसके रहेंगे, प्री टर्म डिलीवरी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लीजिए एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब चांस किसके रहेंगे, पोस्ट टर्म डिलीवरी के। किसके रहेंगे, पोस्ट टर्म डिलीवरी के रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इतना सा हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, एस्ट्रोजन के बारे में। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, दैट इज दी प्रोजेस्टेरोन आता है। कौन सा आता है, प्रोजेस्टेरोन। ये भी कैसा हार्मोन है, स्टीरॉयडल हार्मोन है। कैसा है, स्टीरॉयडल हार्मोन है। क्लियर आ गया समझ में। कहां से रिलीज होता है ये, कार्पस लूटियम से रिलीज होता है। कहां से होता है, कार्पस लूटियम से। कब तक होता है ये, मेनली 8 वीक्स तक। 8 वीक्स तक की बात करेंगे तो कार्पस लूटियम से होगा, ठीक है ना। इसके बाद में किसके 8 to 12 वीक्स तक इसको कौन ले लेगा, फंक्शन को स्लोली प्लेसेंटा ले लेता है। कौन ले लेता है, प्लेसेंटा पे शिफ्ट हो जाता है। और आफ्टर 12 वीक कंप्लीटली किस पे शिफ्ट हो जाता है, वेरी गुड, कंप्लीटली प्लेसेंटा। अगर सच में यहाँ पर प्लेसेंटा प्लस कार्पस लूटियम होगा। कौन होगा, प्लेसेंटा प्लस कार्पस लूटियम होगा। 8 वीक तक आपसे पूछा है तो क्या होगा, कार्पस लूटियम होगा। क्या होगा, कार्पस लूटियम। आपसे 8 to 12 वीक पूछे तो प्लेसेंटा प्लस कार्पस लूटियम, दोनों ही रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि कार्पस लूटियम होगा, दोनों ही अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। और आफ्टर 12 वीक पूछेंगे तो फिर आपने याद रखना कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर। और कार्पस लूटियम क्या हो जाती है, शिफ्ट आउट हो जाती है। क्या हो जाती है, शिफ्ट आउट हो जाती है। दूसरा देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हार्मोन है। क्या करता है ये, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्या करता है ये, डायलेशन का काम करता है। किसका करता है, डायलेशन का काम करेगा। तो जब ये डायलेशन का काम करेगा तो देखिए यूट्रस को क्या करेगा, डायलेट करेगा। यूट्रस को क्या करेगा, डायलेट करेगा। जब यूट्रस डायलेट होगा तो इसका मतलब है क्या होगा, स्पेस मिलेगा किसको, बेबी को, क्या होने करने के लिए, ग्रो करने के लिए। आगे समय एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, आसानी से उसके अंदर रख सकते हैं, एमनियोटिक कैविटी मेंटेन रहेगी। दूसरा देखिए, डायलेटेशन करेगा तो इसका मतलब किससे प्रिवेंट करेगा, प्री टर्म डिलीवरी से। किससे प्रिवेंट करता है, प्री टर्म डिलीवरी से करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा देखिए, डेसिडुआ की रिएक्शन कराता है, यानी एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ में फॉर्मेशन का काम करता है। इसका मतलब डेसिडुआ कैसी हो जाती है, कारपेट की तरह हो जाती है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसका डायमीटर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है अबॉर्शन से प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है ये, अबॉर्शन से। आप बताओ, प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो गई तो कार्पस लूटियम
एंडोमेट्रियम में डेसिडुआ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इम्प्लांटेशन प्रॉपर होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? वहां से सेपरेट आउट हो जाएगा। और मोस्टली किस में मिलता है अबॉर्शन? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलता है। किस में मिलता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही मिलता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? प्रेगनेंसी को हेल्प करने में और अबॉर्शन से प्रिवेंट करने में। दूसरा, प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट करने का काम। मान लीजिए किसी फीमेल को क्या है? प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेज है। क्या है? प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो उसको अपन क्या दे देते हैं? प्रोजेस्टेरोन दे देते हैं। और प्रेगनेंसी को क्या कर देते हैं? डिले कर देते हैं या कंटिन्यू कर देते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर भी क्या कराता है? ये डायलिटेशन करा देता है। क्या कर देता है? डायलिटेशन। क्या बोलेंगे इसको? वेजो डायलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजो डायलेशन। जब वेजो डायलेशन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? फिर हाइपोटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन। तो प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपोटेंशन। प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपोटेंशन। होगा कि नहीं होगा? दूसरा देखिएगा, जब ये डायलिटेशन कराएगा तो फिर ये क्या करा देता है? यानी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या पेरिस्टाल्टिक जो मसल्स है, हाँ, उसका भी क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाती है। क्या है? रिलैक्स हो जाती है। तो इसका मतलब डायलिटेशन करा रहा है तो ये रिलैक्सेशन भी कराता है। क्या कराता है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ, बोलिए, वेरी गुड, प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। होता है कि नहीं होता है? दूसरा देखिएगा, ईसोफेजियल, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वो भी मसल्स का बना हुआ होता है। तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को भी क्या करता है? ये रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स कर देगा तो फिर क्या देखने को मिलेगा? GERD रहता है। क्या रहता है? फीमेल को GERD, नोजिया वोमिटिंग, इसी देखने को मिलेगा। तो GERD रहेगा तो हार्टबर्न रहता है। क्या रहता है? हार्टबर्न रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे समझ में? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। प्रोजेस्टेरोन का कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टीरॉयडल हार्मोन है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस का काम करता है, अबॉर्शन से प्रिवेंट करता है। दूसरा, डायलिटेशन और रिलैक्सेशन का काम करेगा। जब डायलिटेशन और रिलैक्सेशन का काम करेगा तो यूट्रस क्या होगा? डायलेट होगा। डायलेट होगा तो स्पेस मिलेगा किसके लिए? ग्रो करने के लिए। प्री टर्म डिलीवरी से प्रिवेंट करेगा। और प्री टर्म डिलीवरी हो रही है तो क्या दे देंगे अपन? प्रोजेस्टेरोन दे देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, डेसिडुआ क्या होगा? प्रॉपर ग्रो करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? अबॉर्शन से प्रिवेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इधर ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगी। तो प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपोटेंशन। प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपोटेंशन। नेक्स्ट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाते हैं? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराती है मायोमेट्रियम, सॉरी, मस्कुलर लेयर होती है किसकी? GIT की। किसकी? GIT की। वो रिलैक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा फीमेल को। तो कॉन्स्टिपेशन मिलता है। नेक्स्ट, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है तो GERD, हार्टबर्न होने के चांसेस रहते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन ठीक है प्रेगनेंसी के लिए? ठीक है। इसीलिए तो इसने ऐसा फंक्शन किया, क्योंकि जब मैक्सिमम टाइम रहेगा तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिलता है, लेकिन ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है तो फिर क्या हो जाती है? प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी जब कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हिमोरॉइड्स। क्या होते हैं? हिमोरॉइड्स भी देखने को मिलते हैं ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप का क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है अगर क्या रहेगा? कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो क्या रहेगा? कॉन्स्टिपेशन रहेगा। क्लियर? आगे बात समझ में नहीं हुई? क्लियर हो रहा है माइंड में? तो इसका मतलब अभी हमने क्या पढ़ा है? प्रोजेस्टेरोन को डिस्कस किया है। किसको किया है? प्रोजेस्टेरोन को। क्लियर है? देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज दी प्रोटीन हार्मोन्स। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन हार्मोन्स की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोटीन हार्मोन्स। फर्स्ट वन दैट इज दी SCG। कौन सा होता है? SCG। जब SCG की बात करेंगे तो देखिएगा, इसको किस नाम से जानते हैं अपन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। और देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हार्मोन किसकी तरह एक्ट करता है? LH की तरह। किसकी तरह करता है? LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और किसकी तरह एक्ट करता है ये? FSH की तरह। किसकी तरह करता है? FSH की तरह। और किसकी तरह एक्ट करता है ये? TSH। किसकी तरह करता है? TSH की तरह। आगे समझ में? तो इसका मतलब है, अगर एनाटॉमिकली बताएंगे तो 4 हार्मोन्स आर सेम। एनाटॉमिकली क्या होते हैं? ये सेम होते हैं। आगे समझ में? तो इसका मतलब है SCG, LH, FSH और TSH, ये तीनों ही एनाटॉमिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकली बात करेंगे तो SCG सेम होगा किसके? LH के। किसके होगा? LH। कैसा? फिजियोलॉजिकली, यानी फंक्शन। अगर फंक्शन के हिसाब से पूछेगा तो आपने बताता है SCG वर्क एज अ
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन एनाटॉमिकली जब बात करेंगे तो एससीजी वर्क है LH, FSH एंड TSH। आगे समझ में क्लियर होगी इतनी बात। अब देखिएगा कि क्यों है ये ऐसे, क्यों है, आगे चलते हैं। क्योंकि देखिएगा जो एससीजी होता है उसके अंदर 2 टाइप्स के क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, या ऐसा मान लीजिए 2 टाइप की इसकी सब यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं, सब यूनिट। तो 2 टाइप का सब यूनिट होगा। तो फर्स्ट होता है दैट इज दी अल्फा सब यूनिट, एक होता है दैट इज दी बीटा सब यूनिट। ध्यान से सुनना, जब अल्फा सब यूनिट की बात करेंगे तो ये सभी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो दिस इज दी नॉन स्पेसिफिक। कैसा होता है ये, नॉन स्पेसिफिक यूनिट होता है। क्लियर है। लेकिन जब बीटा की बात करेंगे तो ये ओनली किस पर प्रेजेंट होगा, ओनली एससीजी पर प्रेजेंट होता है। ये यूनिट होता है वो किस पर होता है, सिर्फ एससीजी पर। ठीक है। जब अल्फा की बात करेंगे तो मैंने आपको बोला था ये इस पर भी होगा, किस पर, टीएसएच पर। ये किस पर होगा, एफएसएच पर भी होगा। और ये किस पर होगा, एलएच पर भी होगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब है क्या है, ये अल्फा सब यूनिट्स है, ये सब में होगा। तो नॉन स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब है कोई डायग्नोसिस वगैरह करते हैं तो इसमें अल्फा चयन होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं बीटा सब यूनिट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है, स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिक होगा तो प्रेगनेंसी के अंदर एससीजी को लेकर के जो भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जिसमें यूपीटी होता है, यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को अगर हमने करना हो, आगे समझो ट्रिपल टेस्ट करना हो, इन सारी चीजों का, मोलर प्रेगनेंसी का पता लगाना हो, क्लियर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाना हो, ट्राइसोमी का पता लगाना हो, प्रेगनेंसी के जो भी टेस्ट है वो किस पे बेस्ड होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट किस पे बेस्ड होते हैं, एससीजी पर। और एससीजी की कौन सी यूनिट होती है, दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट, बीटा यूनिट पर। किस पे होते हैं, बीटा यूनिट पर। बीटा यूनिट को कैसा माना जाता है, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक यूनिट माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक यूनिट। क्लियर बात है, इतनी ध्यान रखोगे। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, या तो यहां से पूछ सकता है या फिर यहां से पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ ले। और दूसरा ये क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है, ठीक है, इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये भी क्या है, एक क्वेश्चन है, यानी कि सेम होगा फिजियोलॉजिकली किसकी तरह, एलएच की तरह। तो इसका मतलब एलएच क्या करता है, ल्यूटिनाइजेशन का काम करता है कि नहीं करता है। दूसरा देखिएगा ल्यूटिनाइजेशन क्या करता है, मैंने आपको बोला था टेस्टोस्टेरोन की जो लीडिंग सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है कि नहीं करता है। तो उनको स्टिमुलेट करने का काम करेगा तो सबसे पहले उसको स्टिमुलेट कौन करता है, एससीजी करता है। कौन करता है, एससीजी। तो एससीजी स्टिमुलेट करता है किसको, लीडिंग सेल्स को, क्या रिलीज करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन करने के लिए। उसके बाद में कौन करेगा, आईसीएसएच। किसको बोलते हैं आईसीएसएच, एलएच को बोला कि नहीं बोला था हमने, एफएसएच और एलएच। एफएसएच किसकी, फीमेल को स्टिमुलेट कर रहा था, मेल को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला था इसको। तो ये क्या करता है, फिर लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और वहां से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। और मेल प्यूबर्टी में हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं ये, मेल प्यूबर्टी। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या डेवलपमेंट होता है, एसएससी, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे किसके अंदर, मेल के अंदर। किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। एचसीजी मेल में होता है, एचसीजी मेल में होता है, हाँ मेल में होता है, रिलीज होता है थोड़ा बहुत इनिशियली, आगे सच में। उसके बाद में ये देखने को नहीं मिलता है। इसका सारा का सारा काम कौन करता है, इसका सारा का सारा काम एलएच करेगा। कौन करेगा, एलएच करेगा। क्लियर आगे बात समझ में। देखिएगा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करते हैं, दैट इज दी प्रेगनेंसी टेस्ट। किसकी बात करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट की। आगे समझ में। तो देखिएगा प्रेगनेंसी टेस्ट जब करेंगे तो 8th डे पर होता है। किस पर होता है, 8th डे पर होगा। 8 डे पर होगा, इसका मतलब क्या है, एससीजी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एससीजी। तो आप समझ लीजिए एससीजी का क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब आप समझ रहे होंगे जब मैंने ट्रोफोब्लास्ट की बात करी थी तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किस पार्ट में, 2 पार्ट्स में। एक कौन से डे पर, 8 डे पर। बोला था कि नहीं बोला था। तो इसका मतलब सिनसाइटोब्लास्ट और साइटोटोब्लास्ट। तो सिनसाइटोब्लास्ट 8 डे पर बनेगा। तो 8 डे पर बनते ही क्या करता है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन, एससीजी। और एससीजी इज अ स्पेसिफिक हार्मोन। कैसा होता है, ये स्पेसिफिक हार्मोन है जो मेनली कब देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, प्रेगनेंसी में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, अब ट्रोफोब्लास्ट
से जब डिफरेंशिएट होगा तो इसका मतलब एससीजी 8th डे पर रिलीज होता है। और कहां से रिलीज होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्ट लेयर से। आगे समझ में, सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। क्लियर है। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा। यानी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो देखिएगा दो टाइप से टेस्ट होता है। एक तो कहां से होता है, ये यूरिन से होता है। किससे होता है, यूरिन से। दूसरा किससे होता है, ब्लड से। किससे होता है, ब्लड से। आगे समझ में, देखिएगा जब यूरिन से टेस्ट होगा तो एससीजी का जो रिलीज होता है वो माना जाता है कि कितना 30 to 50 मिली यूनिट, सॉरी मिली यूनिट छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। हाँ, ये क्या है, इतना यूरिन के अंदर क्या होगा, एससीजी प्रेजेंट होगा, तब जाकर के यूपीटी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो स्ट्रिप होती है, क्या होती है, स्ट्रिप होती है, उस पर एक सिंगल लाइन होती है और एक डबल लाइन होती है। सिंगल लाइन होगा मतलब कैसा है, नेगेटिव है, डबल लाइन मतलब कैसा है, पॉजिटिव है। आगे समझ में, ये चीज आपको पता है। और पॉजिटिव आएगा तो ये डबल लाइन किसके साथ रिएक्ट करेगी, बीटा सब यूनिट के साथ में, याद रखोगे ना। यानी किसके साथ करती है, ये बीटा सब यूनिट के साथ करेगी। और कब रिएक्ट करेगी ये, तो इसका मतलब है जो सेंसिटिव अमाउंट है, क्या है ये, सेंसिटिव अमाउंट है, याद रखोगे। यानी कि यूरिन के अंदर फर्स्ट सेंसिटिव अमाउंट ऑफ एससीजी, फर्स्ट क्वेश्चन 30 to 50 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अगर इससे कम होगा तो सेंसिटिविटी नहीं आएगी। और प्रेग्नेंट होने के बाद भी फीमेल कैसा होगा, नेगेटिव आएगा। आगे समझ में, तो फॉल्स नेगेटिव होगा वो। इतनी अमाउंट है या इससे ज्यादा है तो फिर क्या है, सेंसिटिव अमाउंट है। और स्ट्रिप क्या कर लेगी, उसको रीड कर लेगी। और कितनी लाइन आएंगी, 2 लाइन आएंगी। आगे समझ में, किसके अंदर, प्रेगनेंसी यूरिन के अंदर। तो देखिए इसकी एडवांटेज की बात करते हैं, किसकी एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या होगी इसकी, होम परफॉर्मेंस, यानी घर पर ही कर सकते हैं इसको, कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाने की जरूरत है क्या, नहीं है। दूसरा, अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कॉस्ट, मतलब सही नहीं बताती, सही तो बताएगी अमाउंट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि ये हमेशा, यानी कि जो नेक्स्ट साइकिल होगा, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है तो हाँ, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है किसको बताएगा ये, एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट साइकिल, एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट साइकिल। अगर साइकिल आने से पहले ही हमने प्रेगनेंसी को क्या करना हो, टेस्ट करना हो, तो ये अपना रोल प्ले नहीं कर पाता है। आगे समझ में, तो अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट का मतलब है ये कब देखने को मिलेगा, 8th डे पर मिलेगा। किसके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछ लिया विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पर मिलेगा ये, 14 प्लस 8 यानी 22 डेज पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, 22 डेज पर मिलेगा। आगे समझ में, तो इसका मतलब है इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको प्रीवियस साइकिल से पहले डायग्नोस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल के आसपास, या तो नेक्स्ट साइकिल के डे पर या उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, इसको असेस कर सकते हैं। आगे समझ में। लेकिन जब देखिए ब्लड की बात करें, किसकी करेंगे, ब्लड की, तो देखिए ब्लड के अंदर क्या होता है, यानी इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो बहुत ही लेस होती है, 0.01 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। आगे समझ में, इसका मतलब है अमाउंट कितना सा होगा, इतना सा, तब भी क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर से प्रेगनेंसी टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, असेस हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, ये क्या होता है, 5 to 6 डे बिफोर नेक्स्ट साइकिल। आगे समझ में, तो इसका मतलब देख लीजिए, इसको करने के लिए क्या है, अपन को नेक्स्ट साइकिल से 5 to 6 डे पर, इसका मतलब 8th डे पर हमने क्या करना है, प्रॉपर्ली असेस करना है। तो फिर कौन सा करना पड़ेगा, ब्लड वाला। कौन सा करना पड़ेगा, ब्लड वाला। होगा कि नहीं मोस्ट सेंसिटिव, क्योंकि इतनी सी अमाउंट ही क्या हो जाएगी, स्ट्रिप को एक्टिवेट कर देगी। और इसका मतलब टेस्ट कैसा आ जाएगा, फिर डबल लाइन वाला आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, डबल लाइन वाला। और कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो एक तो आपने याद रखना, इसके लिए बहुत ही लेस अमाउंट चाहिए, स्ट्रिप को क्या करने के लिए, सेंसिटिव करने के लिए। इसके लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए, कितनी चाहिए, 30 to 50। तो काफी दोनों में डिफरेंस है। देखा। दूसरा
दूसरा इसके अंदर जो मेथड यूज होता है, किसके अंदर, यूरिन के अंदर, तो इसके अंदर जो मेथड होता है उसको बोलते हैं टू सैंडविच इम्यूनो ऐसे, क्या बोलते हैं, टू सैंडविच इम्यूनो ऐसे बोला जाता है। क्लियर आ गई बात समझ में? और इसके वाले जो मेथड होता है उसको बोला जाता है रेडियो इम्यूनो ऐसे। आगे समझ में, रेडियो इम्यूनो ऐसे। क्लियर है? तो देखिए इसके एडवांटेज की बात करें, किसकी, ब्लड वाले की, तो इसकी एडवांटेज क्या होगी, यानी कि ये रही एडवांटेज 5 to 6 डे बिफोर मिस्ड पीरियड, बिफोर मिस्ड पीरियड। आगे समझ में, यानी जो मिस्ड पीरियड है या नेक्स्ट साइकिल है उससे कितना 5 to 6 डे पहले क्या किया जा सकता है, इसको चेक किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। आगे समझ में, अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे या डीमेरिट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये घर पर कर सकते हैं क्या इसको, तो इसका मतलब है नॉट परफॉर्म एट होम, नॉट परफॉर्म एट होम, यानी घर पर इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी एडवांटेज है वो उसकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई, और उसकी एडवांटेज है वो इसकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज होगी। ऐसे देख सकते हैं, यानी कि इसमें मिस्ड पीरियड से टाइम पर ही असेस होगा, मिस्ड टाइम पीरियड पर ही असेस होगा। मिस्ड पीरियड से पहले या नेक्स्ट साइकिल से पहले असेस करना है तो हमें कौन सा करना पड़ेगा, रेडियो इम्यूनो ऐसे। कौन सा करना पड़ेगा, रेडियो इम्यूनो ऐसे, जो कि ब्लड से होगा। और नेक्स्ट होगा टू साइट सैंडविच, टू साइट, यहाँ पर टू साइट लिख सकते हैं, टू साइट सैंडविच इम्यूनो ऐसे जो होता है वो यूरिन का होता है। किसका मेथड होता है, यूरिन का मेथड होता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखने लायक चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहीं से पुटअप होते हैं। आगे समझ में देखिएगा, लिख लिया। देखिए नेक्स्ट जब बात करेंगे तो एससीजी का रिलीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एससीजी के रिलीज की। एससीजी रिलीज होता है, ये आपको अच्छे से पता चल गया कहां से, प्लेसेंटा से। कहां से होता है, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में कहां से होता है, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। होता है कि नहीं होता है, कौन से डे पर होता है, 8th डे पर। किस पर होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर बात करते हैं कौन सा डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो दैट इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन से प्लस कर देंगे 14 डेज को, और प्लस 8 ये हो गए 22 डेज पर, 2 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर आगे बात समझ में, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब है, अब एक चीज आप याद रखना, जितने भी टेस्ट हैं या जिनकी बात करते हैं सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं, जेस्टेशनल एज से होते हैं। किससे होते हैं, जेस्टेशनल एज होते हैं। लेकिन जो ग्रोथ पीरियड होता है फीटस का, इसका मतलब फीटल एज की बात करेंगे तो फीटल एज दैट इज दी ओवुलेशन एज, तो वो किससे होगा, फिर ओवुलेटरी एज से होगा। आगे बात समझ में। तो अब जब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करेंगे या ग्रोथ पीरियड की बात करेंगे तो वो कहां से लिया जाता है, वैसा ओवुलेटरी एज से। किससे लिया जाता है, ओवुलेट, मतलब उसमें से, इसका मतलब जेस्टेशनल एज में से माइनस करना कितने, 14 डेज, तो ओवुलेटरी एज आ जाएगी। और ओवुलेटरी एज के अंदर प्लस करना कितना, 14 डेज या 2 वीक, तो क्या आ जाएगी, जेस्टेशनल एज आ जाएगी। आगे बात समझ में, समझे बात को मैंने क्या बोला। अगर यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, ओवुलेटरी एज पता है आपको, ठीक है ना, तो इसका मतलब प्लस क्या करना है आपने, 2 वीक्स करने हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी यहाँ पर, जेस्टेशनल एज आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, जेस्टेशनल। अगर जेस्टेशनल एज दी हुई है, क्या दी हुई है, जेस्टेशनल एज दी हुई है, तो माइनस करना किसको, 2 वीक्स को, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर, ओवुलेटरी एज आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, ओवुलेटरी एज आ जाएगी। आगे समझ में। तो इस तरीके से जो भी दिया हो, आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिएगा एससीजी जब रिलीज होगा तो इसका मतलब किसमें पहुंचेगा, ये ब्लड में। तो इसका मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। 8th डे पर क्या हो जाता है, हमें सेंसिटिविटी इसकी दिखाई देने लगती है। उसके बाद लगातार बढ़ता जाएगा ये, और लगातार बढ़ता हुआ कब तक जाएगा, मैक्सिमम 62
80 डेज तक। कब तक जाएगा ये 60 to 80 डेज, या कह सकते हैं 10 वीक्स तक। कब तक जाता है 10 वीक्स तक। तो इसका मतलब है 10 वीक्स तक इसकी जो अमाउंट होती है वो कितनी हो जाती है 100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। आगे समझ में? या तो अगर इंटरनेशनल यूनिट लिख रहे हैं 100 तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो फिर क्या आ सकता है यहाँ पर मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। आगे से ml में दिया होगा तो यहाँ पर मिली यूनिट होगा, और इंटरनेशनल यूनिट में दिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा लीटर होगा। आगे समझ में? कंफ्यूज नहीं होना। जब मिली होगा तो पीछे क्या लगाना है अपने ml, और जब क्या होगा लीटर होगा तो आगे क्या लगाना है अपने इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर होगी बात इतनी सी? अब देखिए इसमें क्या होता है मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है। जब मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा तो इसका मतलब देख लीजिए, इसका मतलब देख लीजिए 9th डे 8 डे पर इतना लेवल है। अब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ हो जाएगा, ये मैक्सिमम लेवल पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल कब होगा 10 वीक पर होगा। किस पर होगा 10 वीक। तो देखिए कितना बढ़ सकता है ये, यानी कि यहाँ पर अपन ले सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब देख लीजिए स्लोली स्लोली क्या हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, स्लोली स्लोली क्या होता है ये इंक्रीज हो जाता है, फिर क्या हो जाता है ये डिक्रीज हो जाता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब है इसको 9th डे तक पहुंचने में, कितने में 9th, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 9th होगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 100 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर के हिसाब से आएगा, या फिर 100 मिली यूनिट पर ml के हिसाब से आ जाएगा। आगे समझ में? तो देखो मिली यूनिट पर ml ऐसे आ जाएगा। तो इतना 100 क्या रहता है इसके अंदर नॉर्मल अमाउंट रहेगी। कैसे रहेगी देखिए, इसके बाद ये क्या होगा कंटिन्यूसली राइज होगा। जब कंटिन्यूसली राइज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो कितने वीक होंगे यहाँ पर 10 वीक्स होंगे। इस चीज को याद रखना है। और जब 10 वीक्स होंगे तो ये मैक्सिमम लेवल पर होगा। तो मैक्सिमम लेवल होता है इसका दैट इज दी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। आगे बस समझ में? ठीक है 100 नीचे जो लिखा है ये वाला नीचे 10 वीक्स पे लिखा है 10 वीक्स में मैक्सिमम होगा। ये मतलब इतने से राइज होगा। इसका मतलब है 9th डे पर जब हम डायग्नोस करेंगे, मैंने बोला था आपको 30 to 50 इंटरनेशनल यूनिट में क्या होता है ये सेंसिटिव होता है यूरिन के अंदर। तो इसका मतलब है ये 100 इंटरनेशनल यूनिट तक हो जाता है, इतने पे सेंसिटिव होता है। लेकिन 8 और 9th डे पर, कौन से पर 8 और 9 पर जब चेक करेंगे इस वाले दिन 9वें या 8वें या 9वें दिन किसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के नहीं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फिर कितना होगा 100 के आसपास होता है। कितना होता है 100 के आसपास होता है। आगे समझ में? यहाँ से फिर कंटिन्यूसली क्या होता है राइज होता है, फिर वापस आकर के किस पर रुकता है 100 पर ही रुकता है। किस पर रुकता है 100 पर रुकता है। आगे समझ में? अब इसके बाद में कंटिन्यूसली क्या होगा ये डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, और यहाँ आकर के ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। और यहाँ पर जो स्टेबल होता है ये वीक कौन सा होता है 16 वीक्स होता है। कौन सा होता है 16 वीक होगा। अगर डे में पूछ लिया तो आप याद रखना कौन सा डे होगा ये 100 to 130 डेज। कितना होगा 100 to 130 डेज। अब ये मैंने इसलिए लिखा है 100 to 130 डेज, इसकी अमाउंट होती है वो भी इतनी होती है 100 to 130 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। आगे समझ में? तो इसका मतलब इस डे पर आकर के क्या होती है ये नॉर्मल हो जाती है, और इससे पहले जब टेस्ट करते हैं तब भी अमाउंट क्या रहती है इतनी ही आसपास रहती है। क्लियर है? क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब इसका मतलब थ्रू आउट, अब इसका मतलब कब तक ये 40 वीक्स तक यही की अमाउंट रहेगी। कितनी 100 के आसपास। कितनी रहेगी 100 के आसपास। तो इसका मतलब क्या है ये 100 मिली यूनिट पर ml, 100 मिली यूनिट पर ml इसकी कांस्टेंट अमाउंट रहती है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको याद रखोगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पुटअप होते हैं। 8th डे पर अराइज हो जाएगा यूरिन के ब्लड के अंदर चेक करते हैं, उसके बाद में यूरिन के अंदर क्या करते हैं चेक करते हैं। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसका अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो इंक्रीजिंग रेट होती है वो क्या होती है। आगे समझ में? देखिए यहां लिखते हैं इंक्रीज इन अर्ली डेज ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज दी डबल इन 48 आवर्स।
यानी 48 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे कि 100 है मान लीजिए, तो 48 आवर्स के बाद में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, डबल हो जाता है। किसमें, 48 आवर्स में। अगर 48 आवर्स, अब ऑप्शन में आपके ये हो सकता है कि 24 to 48 आवर्स आगे समझ में, या 48 to 72 आवर्स, तो फिर क्या करोगे, दोनों में 48 आ रहा है, तो इसका मतलब जल्दी से बढ़ रहा है भाई, बड़ी हुई। अभी देखा हमने कर्व ऐसे जा रहा है, अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसे जा रहा है ना, तो हमें क्या आना है, नीचे की तरफ आना है, मतलब ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है, ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है, तो फिर किस में रहेगा ये, 24 to 48 आवर्स। आगे समझ में। अगर एन एवरेज की बात कर दी, मान लीजिए उसने दे दिया 35 डेज, 55 डेज, 75 डेज या 20 डेज, तो फिर क्या सेलेक्ट करना है आपने, आर्ट्स। क्या है ये, आर्ट्स है। कितने आर्ट्स में बताइए, वेरी गुड, क्या होगा, 35 होगा, क्योंकि 24 से 48 आवर्स है, ये रेंज है इसका। अगर कुछ नहीं दिया है तो 48 आवर्स होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी 48 आवर्स नहीं दे रखा है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा, 35 आवर्स। क्या होगा, 35 आवर्स होगा। आगे समझ में। अब 35 या 36 आवर्स की बात करेंगे अपन। मेनली क्या होता है, 36 आवर्स होता है। तो इसका मतलब कई बार पूछ लिया जाता है हाफ लाइफ, क्या चीज है, हाफ लाइफ ऑफ एससीजी, क्या पूछा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ एससीजी। तो वो कितना होता है, 36 आवर्स होता है। कितना होता है, 36। क्लियर है, याद रखोगे इसको इस तरीके से। देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि किस तरीके से ये डिसअपीयर होता है। क्या होता है, डिसअपीयर होता है। क्लियर है। कहाँ चला गया, याद रखोगे ना, यानी डबल कब होगा, 48 आवर्स। क्लियर है। हाफ लाइफ 36 आवर्स। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट, मैक्सिमम 10 वीक्स किस पर होगा, 10 वीक्स पर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब देख लीजिए, जब मैक्सिमम होगा 10 वीक पर तो फिर अमाउंट कितनी होगी, 50,000 से लेकर के 1 लाख यूनिट्स पर लीटर, ये अमाउंट होगा। आगे समझ में। देखिए, दूसरा एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले, ऐसे पूछा था, मैक्सिमम 10 की पावर 5। आगे समझ में। 10 की पावर 5 मतलब किसकी बात कर रहा है, ये 1 लाख की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 1 लाख की। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल है। अगर ये वीक में होगा, वीक में नहीं होगा तो फिर किस में होगा, ये डेज में होगा। डेज में होगा तो मैक्सिमम कब होता है, 100 to 130 डेज में। कब होता है, 100 to 130 डेज में। इसके बाद में क्या होता है, ये लगातार डिक्रीज हो जाता है और कांस्टेंट होता है। फिर क्या होता है, ये कांस्टेंट थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। तो कांस्टेंट कब हो जाता है, ये आफ्टर 16 वीक्स में। कब हो जाता है, ये आफ्टर 16 वीक्स में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको। देखिएगा और क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, एससीजी में से बहुत क्वेश्चन बने हैं। यानी कि स्पेसिफिक यूनिट कौन सी होती है, बीटा सब यूनिट होती है। कौन सी होती है, बीटा सब होती है, जिसको प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बोलते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर एससीजी के जो भी टेस्ट होंगे वो किसको लेकर के होते हैं, इसी यूनिट को लेकर के देखने को मिलेगी। क्लियर होगी बात समझ में। दूसरा एससीजी हार्मोन किसकी तरह एक्ट करता है, एलएच की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह, एलएच की तरह। और एनाटॉमिकली किसके साथ मैच करता है ये, यानी टीएसएच, एफएसएच एंड एलएच, इनके साथ सब में एच आ रहा है। सब में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। उसमें फर्स्ट में एच आ रहा है।
तो सब में जो लास्ट मैच आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट मैच आ रहा है, इसका मतलब इनसे क्या कर रहा है, ये मैच करता है। क्लियर होगी बात समझ में? लेकिन जब फिजियोलॉजिकली बात करेंगे तो एससीजी किसकी तरह एक्ट करता है, एलएच की तरह करता है। किसकी तरह, एलएच की तरह। आगे समझ में? तो इसका मतलब है एससीजी किसको मेंटेन करने का काम करता है, प्रेगनेंसी को। किसको करेगा, प्रेगनेंसी को। और कैसे? अब फंक्शन सेम पूछेंगे तो ये भी पूछ सकता है क्या फंक्शन सेम है, जिससे ये पता चलता है कि इसकी तरह एक्ट करता है। तो आपको पता है प्रेगनेंसी से पहले, बिफोर प्रेगनेंसी या नॉन प्रेग्नेंट के अंदर, किसके अंदर, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कार्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, वेरी गुड, कौन करता है, एलएच। और इन प्रेगनेंसी, किसमें, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर कार्पस लुटियम काम कौन करता है, एससीजी। कौन करता है, एससीजी। आगे समझो तो दोनों का कार्पस लुटियम मेंटेनिंग का काम है कि नहीं है, तो इसलिए दोनों को क्या माना जाता है, फंक्शनली सेम माना जाता है। क्लियर होगी बात समझ में? देखिएगा इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो बनता है डिसअपियर। किससे बनता है, डिसअपियर। मैंने आपको बोला था मोस्ट स्पेसिफिकली क्या होता है, ये प्रेगनेंसी में अराइज होता है। तो प्रेगनेंसी में अराइज होगा तो इसका मतलब डिसअपियर होगा किससे, यूरिन से होगा। किससे होगा, यूरिन से। तो यूरिन से डिसअपियर कब हो जाता है, 3 वीक 2 डेज। किसमें डिसअपियर होता है, 2 डेज आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के कितने दिन में, 2 डेज में। लेकिन जब ब्लड से बात करें, किससे, ब्लड से, तो ब्लड से कब डिसअपियर होगा, ये 2 वीक। किसमें होगा, 2 वीक आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी कितने में, 2 वीक में। होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए अभी हमने देखा था, कंडीशन पूछ ली किसमें, अबॉर्शन हो गया। क्या हो गया, कंडीशन दे दी कि एक फीमेल को अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन हुआ मेनली किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ। किसमें हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो आप बताओ कब डिसअपियर होगा, ब्लड से, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन है, यूरिन से 2 डेज आफ्टर डिलीवरी डिसअपियर हो गया, ब्लड से 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी हो गया। लेकिन कंडीशन रख दी उसने अबॉर्शन। अगर एक फीमेल का क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो गया, तो उसके अंदर डिसअपियरेंस ऑफ द एससीजी फ्रॉम द ब्लड। तो कब होगा ये, देखिएगा 2 to 4 वीक्स में। किसमें होगा, 2 to 4 वीक्स में। और 2 to 4 वीक्स में क्यों होगा, ब्लड से। अबॉर्शन में, ब्लड से तो ठीक है, इसमें भी डिसअपियर हो रहा है, लेकिन अबॉर्शन में ये इतना लेट क्यों हो रहा है? देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमने देखा था 10 वीक पर इसका क्या होता है, मैक्सिमम लेवल होता है। और जब मैक्सिमम लेवल होगा तभी क्या हुआ है, अबॉर्शन हुआ है। क्या हुआ है, अबॉर्शन। तो इसका मतलब मैक्सिमम लेवल से लो लेवल आने में टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम लगेगा, इसलिए कितने टाइम लग जाता है इसमें, 2 to 4 वीक्स लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 2 to 4 वीक्स। क्लियर बात समझ में? एक और कंडीशन देखता हूं आपके सामने। यानी कंडीशन ऐसी है कि फीमेल को क्या है, हाइडेटिफॉर्म मोल है। क्या है फीमेल को अंदर, मोलर प्रेगनेंसी है। क्या है, हाइडेटिफॉर्म मोल है। क्लियर है? तो जब हाइडेटिफॉर्म मोल होगा तो उस फीमेल के अंदर कब डिसअपियर होगा, हाइडेटिफॉर्म मोल मतलब आपको पता है किसको बोलते हैं, ये कोरियो कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं, कोरियो कार्सिनोमा। तो ऐसी फीमेल है, उसके अंदर कब डिसअपियर होगा ये, कितना टाइम। यानी देखिएगा यहाँ पर क्या है, 7 to 9 वीक में होगा। किसमें होगा ये, 7 to 9 वीक के अंदर डिसअपियर होगा। क्योंकि अभी हमने बोला था ये कैसा हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसका मतलब कोरियन से रिलीज होगा। अब कोरियन का क्या हो गया है, कार्सिनोमा, मतलब बहुत ज्यादा इसका लेवल क्या होगा, देखने इंक्रीज लेवल देखने को मिलेगा, मैक्सिमम लेवल देखने को मिलेगा। किसके अंदर, मोलर प्रेगनेंसी के अंदर। तो इंक्रीज लेवल को कम आने में टाइम तो लगेगा। और दूसरा कार्सिनोमा सेल है, वहां पर तो लगातार एससीजी सीक्रेट करती रहेंगी। तो फिर कितना टाइम लगता है इसको, 7 to 9 वीक। आगे से कितना लगेगा, 7 to 9 वीक। अगर किसी ने पूछ लिया इनकम्प्लीट मोल के अंदर कितना टाइम लगेगा और कंप्लीट मोल के अंदर कितना टाइम लगेगा, ये पूछ लिया तो 3 वीक्स। अभी मैंने बताया दिमाग सड़ गया है क्या, 7 to 9 वीक लगता है किसके अंदर, मोलर प्रेगनेंसी के अंदर। बोला ना मैंने, हाँ तो मोलर प्रेगनेंसी है ना, मैंने कंप्लीट इनकम्प्लीट की तो बात नहीं करी। तो कोई भी मोलर प्रेगनेंसी होगी तो कितना टाइम लगेगा, 7 to 9 वीक लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। इनकम्प्लीट होगी तो 7 वीक और कंप्लीट होगी तो 9 वीक। इसका मतलब इसके अंदर ही होना है। तो इनकम्प्लीट के अंदर 7 वीक्स और कंप्लीट के अंदर 9 वीक्स के अंदर क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं है, याद रखोगे।
क्योंकि आपने डिलीवरी तो बहुत बार पूछ लिया, अब यही पूछेगा अबॉर्शन में कब होगा, ठीक है, हाइड्रोफोर मोल में कब होगा, ये क्वेश्चन है, कंप्लीट में कब होगा, इनकम्प्लीट में कब होगा। तो इस तरीके के एडवांस क्वेश्चन है, आपने रीड करने हैं, क्योंकि जो आ चुके हैं वो तो आपके दिमाग के अंदर वैसे ही आपने कहीं ना कहीं से रट ही लिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है, एडवांस क्वेश्चन है, उनकी स्टडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एससीजी को लेकर के, इंक्रीज लेवल और डिक्रीज लेवल। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जिनमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कौन सी कंडीशन होगी जिनमें डिक्रीज होगा। क्लियर आ गई बात समझ में। तो यानी इंक्रीज एससीजी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। और दूसरा दैट इज दी डिक्रीज एससीजी। क्लियर है। डिक्रीज एससीजी को आप किससे याद रखोगे, टी से। किससे याद रखोगे, टी से। और इंक्रीज एससीजी को किससे याद रखोगे, हाई कोर्ट डिमांड रिया टेस्टिमोनियल। क्लियर आ गया बस समझ में। यानी हाई कोर्ट डिमांड कर रहा है किसको, रिया के टेस्टिमोनियल के लिए। तो इसका मतलब देख लीजिए, हाई कोर्ट, इसका मतलब इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ ट्रिक बनेगी। और इधर किससे, टी से। किससे बनेगी, टी ई ए। देखिए जब टी की बात करते हैं तो फर्स्ट टी होगी ट्राइसोमी। कौन सी होगी, ट्राइसोमी। एक्सेप्ट 21। क्लियर है। इसका मतलब है 21 यहां पर होगी, वेरी गुड। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी ट्राइसोमी होगी, जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया, वो भी तो क्या होते हैं, ट्राइसोमी होती है। एडवर्ड मतलब 18 पर, पटाव मतलब 5 पर। तो पटाव सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड मतलब ट्राइसोमी याद रखना। एक्सेप्ट डाउन सिंड्रोम, अगर ट्राइसोमी होगी तो क्या होगा, डिक्रीज लेवल होगा। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, इंक्रीज लेवल होगा। आगे समझ में। देखिए रिया मतलब RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, इरिथ्रोब्लास्ट फिटलिस जिसको बोला जाता है। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं अपन, H अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, हाइडेटी फॉर्म मोल, हाइडेटी फॉर्म मोल। और देखिएगा हाइडेटी फॉर्म मोल हो गया। नेक्स्ट देखिए कोरियो कार्सिनोमा, क्या होगा, कोरियोन कार्सिनोमा होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। हाइडेटी फॉर्म मोल हो गया, कोरियो कार्सिनोमा हो गया। नेक्स्ट हो गया डिमांड से डाउन सिंड्रोम, रिया से RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, और टी से हो गया दैट इज दी ट्विन प्रेगनेंसी। क्या होगा, ट्विन प्रेगनेंसी। क्लियर है। तो इन सारी कंडीशन में क्या होगा, लेवल इंक्रीज लेवल मिलेगा। क्या मिलेगा, इंक्रीज लेवल मिलेगा। क्लियर होगी बात समझ में। नेक्स्ट देखो टी से बात करेंगे तो एक तो क्या हो गई, ट्राइसोमी हो गई। दूसरी क्या हो गई, ई से एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करेंगे। और ए से नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज दी अबॉर्शन। किसकी बात करेंगे, अबॉर्शन। अबॉर्शन हो जाएगा तो वहां पर एससीजी का सीक्रेशन ज्यादा नहीं होगा, ब्लड से डिक्रीज होने लग जाएगा। अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, जितना स्टार लगा जाए उतना कम है। यानी कि इंक्रीज एससीजी का लेवल किसमें मिलेगा, हाइडेटी फॉर्म मोल, कार्डियो कार्सिनोमा, डाउन सिंड्रोम, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी एंड ट्विन प्रेगनेंसी। किसमें मिलेगा, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर है। लेकिन डिक्रीज लेवल ऑफ एससीजी किसमें मिलेगा, मस्टी ट्राइसोमी, एक्सेप्ट डाउन सिंड्रोम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अबॉर्शन। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, याद रहेगा। क्लियर है, दिमाग के अंदर कोई कंफ्यूजन। हाँ बिल्कुल यूज होता है ट्रिपल टेस्ट के अंदर। क्या कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल होता है ट्रिपल। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आप भूल गए। बीटा यूनिट को यूज करते हैं किसके लिए, डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग वगैरह के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कौन सी यूनिट होती है, ये बीटा सब यूनिट होती है। कौन सी होती है,
बीटा सब यूनिट स्पेसिफिक। कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट होगा किसका, एससीजी का, किसका, एससीजी का। और देखो दूसरा ट्रिपल टेस्ट की जब बात करते हैं तो मैं आपको बताया था जब किसकी बात करेंगे अपन, एस्ट्रोजन की, तो शायद आप भूल गए एस्ट्रोजन को हमने कंप्लीट पढ़ा था। कितने टाइप्स का होता है ये, 4 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप का होता है कि नहीं होता है। जब 4 टाइप का होगा तो E1, E2, E3 और E4 यही थे। तो इसका मतलब देखो E1 का क्या था, एस्ट्रियोन है। ये किस में मिलता है, मेनोपॉज में मिलेगा। किस में मिलेगा ये, मेनोपॉज में। लेकिन जब E2 की बात करी तो दिस इज दी मोस्ट कॉमन हार्मोन है, किसमें, प्रेगनेंसी में। किसमें, प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन, दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक। इस किसकी बात करी थी हमने, मोस्ट स्पेसिफिक। कौन सा, E3। तो E3 ट्रिपल टेस्ट के अंदर ईस्ट्रोजन को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो कौन सा होता है उसके अंदर, E3। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो E3 को टेस्ट करने के लिए एस्ट्रोजन होगा, दूसरा क्या होगा, एससीजी होगा। इस एस्ट्रोजन का कौन सा लेवल होगा, E2 लेवल होगा। कौन सा होगा, E2। आगे समझ में, E3 लेवल होता है मोस्ट स्पेसिफिक। हाँ मोस्ट स्पेसिफिक। तो E3 होगा, मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, E2 होगा। प्रेगनेंसी में E3 होता है मोस्ट कॉमन दैट इज E2, मोस्ट स्पेसिफिक दैट इज दी E3। E3 को क्या करेंगे, असेस करेंगे किसके अंदर, ट्रिपल टेस्ट वगैरह के अंदर। आगे बात समझ में। देखिए दूसरा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा मैंने आपको बताया अच्छे से कि जो ट्विन प्रेगनेंसी होगी या फिर क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एससीजी होगा। क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एससीजी होगा। जब इसका मतलब एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ है तो फीमेल को क्या रहती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है। क्या रहती है, मॉर्निंग सिकनेस रहेगी। मॉर्निंग सिकनेस रहेगी तो मतलब किसका, इंक्रीज नोजिया एंड वॉमिटिंग। और जब ट्विन प्रेगनेंसी रहेगी तो इसका मतलब इसका लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर उसमें देखने को मिलता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। वेरी गुड, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमेसिस का हेरिडिटी फॉर मोल के अंदर या ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है, एससीजी का इंक्रीज लेवल है। कॉज क्या है इसका, इंक्रीज लेवल ऑफ एससीजी। बात इतनी क्लियर होगी। तो एससीजी के बारे में जो भी और मोस्ट इंपोर्टेंट या जहां से भी बनाने की कोशिश करते हैं सारा का सारा हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हमने किसकी बात करी, ईस्ट्रोजन की भी बात कर ली। ईस्ट्रोजन के बारे में जो भी होगा, प्रोजेस्टेरोन को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन होगा दैट इज इंपोर्टेंट, एचपीएल की बात करें। किसकी करेंगे, एचपीएल की। किसकी बात करेंगे, एचपीएल। एचपीएल को हम किसके नाम से जानते हैं, वेरी क्या, एससी। इसका मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन्स। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन्स। क्लियर होगी बात समझ में। इसका मतलब है सोमेटोट्रोपिन्स की तरह एक्ट करेगा। क्लियर। लेकिन जब किसकी बात करेंगे अपन, एचपीएल की, तो एचपीएल क्या होता है, ह्यूमन, आपको पता है इससे भी बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब लैक्टोजन से नाम पता चल रहा है कि इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये मिल्क की तरह काम कुछ करेगा, लेकिन इसका लैक्टेशन में कोई रोल प्ले नहीं। क्लियर है, इस नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाना। एचपीएल का नो रोल इन लैक्टेशन। लैक्टेशन में इसका कोई रोल नहीं है। लैक्टेशन में प्रोलैक्टिन का रोल होता है। किसका होता है, प्रोलैक्टिन का। आगे समझ में, ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है। वही आपस में क्या करते हैं, अपना लैक्टेशन है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है जो क्या करते हैं, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कहीं भी हमने पढ़ा या देखा है कि जहां पर क्या हो, एचपीएल का रोल हो, किसके अंदर, लैक्टेशन के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन, नो रोल इन लैक्टेशन। आगे समझ में। दूसरा देखिए, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो इसका मतलब नाम है तो कुछ ना कुछ फीडिंग का काम करेगा। तो इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन फॉर फीटस ग्लूकोज। फीटस को जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, एचपीएल करता है। कौन करता है, एचपीएल करता है। क्लियर है। एचपीएल कहां से रिलीज होता है, वेरी गुड। अभी मैंने बोला था एक ही चीज है, दैट इज द सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। कौन सा होगा, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और एचपीएल जो रिलीज होता है वो कब हो जाता है, 2 वीक पर स्टार्ट हो जाता है। किस पर हो जाता है, 2 वीक पर। और थ्रू आउट, याद रखना, थ्रू आउट प्रेगनेंसी
इंक्रीज होता रहता है, लगातार क्या रहता है, बढ़ता हुआ रहता है। आगे समझ में। अब इसका मतलब है प्लेसेंटा के फंक्शन को असेस करना हो, किसके, प्लेसेंटा प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो हमें कौन से हार्मोन को असेस करना होगा। ऑप्शन है आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी एंड एचपीएल। एचपीएल क्यों? हाँ देखो, अगर एससीजी को हम सेलेक्ट करते हैं तो एससीजी तो एक टाइम के बाद में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब तो प्लेसेंटा फर्क कैसे असेस करेंगे कि इसका लेवल क्या हो रहा है, भी अपना काम कर रहा है प्लेसेंटा। क्लियर है। लेकिन जब किसकी बात करेंगे, एचपीएल की, तो एचपीएल से हम पता लगाएंगे लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा प्लेसेंटा क्या कर रहा है, लगातार वर्क कर रहा है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंक्रीज होगा, इसलिए असेस प्लेसेंटल फंक्शन। प्लेसेंटा के फंक्शन को असेस करने के लिए अपन किसका लेवल देखते हैं, एचपीएल का देखते हैं। एचपीएल मेनली क्या करता है, फीटस को ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसफर करता है। कैसे करता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट करता है, दैट इज दी ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करता है ये, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोजिनस सब्सटेंसेस से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसका मतलब कहते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज होते हैं क्या, फैटी एसिड। क्या इंक्रीज हो जाते हैं, फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज के द्वारा, ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज क्या हो जाएगा फिर, सोर्स ऑफ फीटस फूड। फीटस फूड के अंदर क्या होता है, सोर्स बन जाता है। दूसरा, ये क्या करता है, एचपीएल इजी ग्लूकोज को ट्रांसफर करवाता है, किसके लिए, फीटस के लिए। तो मदर के ब्लड से इजी ट्रांसफर करवा दिया किसके पास, फीटस के पास में। तो इसका मतलब एचपीएल प्लेसेंटा से रिलीज होगा। प्लेसेंटा में जो ब्लड आएगा, ब्लड में कहाँ जाएगा, मदर के पास जाएगा, वहां से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देगा उस सेल के अंदर, वहां से ज्यादा ग्लूकोज बनवाएगा। ग्लूकोज वापस कहाँ आएगा, वहां पर, वहां से इजी ट्रांसफर करवा देगा किसके पास में, फीटस के पास में। आगे समझ में। तो देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैक्सिमम फंक्शन कब देखने को मिलता है, किसका, एचपीएल। एचपीएल मैक्सिमम फंक्शन कब देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 24 to 28 वीक्स पर। किस पर मिलता है, 24 to 28 वीक पर। इसका मतलब है देखो, ये किसकी तरह काम करेगा, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अभी बोला मैं सोमेटोट्रोपिन्स, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन्स। जब सोमेटोट्रोपिन्स होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करता है। ये किसका करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, दिमाग के अंदर रख लेना। इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा। जब इंसुलिन को रेजिस्टेंस करेगा तो आप बताओ, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा क्या, ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा क्या, नहीं करवाएगा। आगे समझ में। तो ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा। तो जब ग्लूकोज रहेगा तो इसका मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में किसका लेवल इंक्रीज रहेगा, ग्लूकोज का। यही कारण है कि आपको अच्छे से याद होगा कि जीडीएम, गैस्ट्रेशन डायबिटीज मेलाइटस को कब असेस करते हैं अपन, 24 to 28 वीक पर। क्योंकि यहीं पर क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि एचपीएल का मैक्सिमम फंक्शन होगा। जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तो इंसुलिन काम नहीं करेगा कोई भी, तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो फिर क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसेमिया। क्या मिलेगा, हाइपर ग्लाइसेमिया। किसको मिलेगा, ये मदर को। किसको मिलेगा, मदर को। जब हाइपरग्लाइसेमिया मिलेगा तो फिर अब तभी क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे कि मदर को क्या तो नहीं हो गया है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन तो देखने को नहीं है। अब देखिए, जब हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ज्यादा ग्लूकोज होगा, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा किसको, ट्रांसफर हो जाएगा किसको, फीटस को। और फीटस क्या करेगा फिर, ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो इसलिए ये किसकी तरह एक्ट भी करता है, ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है। आगे समझ में। ये किसके बारे में डिस्कस किया हमने, एचपीएल के बारे में। किसके बारे में, एचपीएल के बारे में। क्लियर होगी बात समझ में। कोई और डाउट इसको लेकर के, क्लियर है। इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज दी अदर हॉर्मोन्स। किसकी बात करेंगे, अदर हॉर्मोन्स। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया प्रोजेस्टेरोन का
प्रीकर्सर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, प्रीकर्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जल्दी बताइए। कार्पस लुटियम। चलो नेक्स्ट, प्रीकर्सर्स ऑफ ईस्ट्रोजन। देखिए प्रीकर्सर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन यानी कि कैसे हार्मोन है, ये दोनों ही स्टीरॉयड हार्मोन है। कैसे हैं? स्टीरॉयड हार्मोन है। एचपीएल कैसा हार्मोन है? प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन है। एचसीजी कैसा हार्मोन है? प्रोटीन, दोनों ही प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन, ये दोनों ही स्टीरॉयड हार्मोन है। आगे समझ। एचसीएस कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन है, क्योंकि किसको ही बोल रहे हैं वो? एचपीएल को ही बोल रहे हैं। आगे समझ में। तो देखिए जब ईस्ट्रोजन की प्रीकर्सर्स की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था क्या रिलीज होता है? DHEA सल्फेट। तो इसका मतलब इसका प्रीकर्सर ये होगा, इसकी वजह से क्या होता है? ईस्ट्रोजन बनने का काम करता है। लेकिन जब किसकी बात करें? प्रीकर्सर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन की, तो ये क्या होता है? एलडीएल। क्या होता है? एलडीएल, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती है किसकी? फीमेल की। उनसे क्या करता है? ये बनाता है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा? फिर प्लेसेंटा एलडीएल को यूज करेगा और क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीकर्सर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन दैट इज द एलडीएल और प्रीकर्सर्स ऑफ ईस्ट्रोजन दैट इज द DHEA सल्फेट। आगे समझ में। और DHEA सल्फेट कहां से रिलीज होगा मन? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी एड्रिनल ग्लैंड? फीटस की। किसकी? फीटस की। क्लियर? आगे बात समझ में। इतना सब कुछ हमने डिस्कस किया था। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन डिस्कस करें दैट इज दी अदर हॉर्मोन्स। किसकी बात करेंगे? अदर हॉर्मोन्स। और इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी तक मदर और फीटस की बात कर रहे थे, अब पप्पा की बात कर लेते हैं। किसी कर लेते हैं? पप्पा की। तो देखिएगा पप्पा हार्मोन। कौन सा? पप्पा। पप्पा मतलब प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, पापा को छोड़ नहीं सकते। क्लियर है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन टाइप ए। आगे समझ में। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन टाइप ए, एक ये होता है। एक होता है नेक्स्ट पप्पा के बाद में प्रेगनेंसी स्पेसिफिक अल्फा ग्लाइको प्रोटीन हार्मोन। तो इसका मतलब ये भी कैसे हार्मोन है? प्रोटीन के हार्मोन है। किसके हैं? प्रोटीन के हार्मोन। ये तो आगे समझ, पेप्टाइड हार्मोन है। तो देखिए प्रेगनेंसी स्पेसिफिक अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स और नेक्स्ट दैट इज दी पप्पा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन हार्मोन्स। ये दोनों ही हार्मोन्स किसका काम करते हैं? डिफेंस का काम करते हैं। तो एक आपको याद होगा, हमने प्लेसेंटा का फंक्शन पढ़ा था डिफेंस। किसका पढ़ा था? डिफेंस। तो डिफेंस के अंदर हमने देखा था एक तो क्या हो जाता है? आईजीजी प्लेसेंटा से क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है जो प्लेसेंटल बैरियर होते हैं। तो इसका मतलब ये फिर फीटस को किससे प्रिवेंट करने का काम करता है? इन्फेक्शन से। किससे करता है? इन्फेक्शन से। नेक्स्ट फीटस को डिफेंस का काम करेगा कौन? पप्पा एंड पीएसजी मतलब प्रेगनेंसी स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। ये भी क्या करेगा? ये क्या करते हैं? डिफेंस का काम कैसे करते हैं? ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। क्या है? इम्यूनो सप्रेसेंट है। याद रखना दोनों ही क्या है? इम्यूनो सप्रेसेंट है। जब इम्यूनो सप्रेसेंट होंगे तो रिजेक्शन प्रिवेंट फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ फीटस। फीटस के रिजेक्शन को, क्योंकि फीटस मदर के अंदर क्या एक फॉरेन बॉडी की तरह है। तो जब बॉडी उसको फॉरेन बॉडी की तरह मानने लगता है तो फिर क्या करता है? उसको रिजेक्ट करता है। तो इसका मतलब मदर की इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा? अब ये वीक कर देगा। आगे समझ में। जैसे किडनी रिजेक्शन वगैरह के लिए हम देते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट, तो इसका मतलब इसमें नेचुरली इम्यूनो सप्रेसेंट है, जिसकी वजह से जो फीटस ग्रो कर रहा है वो क्या नहीं होगा? वो रिजेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिजेक्ट नहीं होगा। और आराम से प्रेगनेंसी कब तक? 40 वीक्स तक ग्रो करती रहेगी। आगे बात समझ में इतना सा। तो याद रखोगे दोनों ही पप्पा और PSGH। और नेक्स्ट होगा डिफेंस में IgG, जो कि क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और किसका काम करता है? डिफेंस का काम करता है। आगे बात समझ में।
अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, एक दो क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि हार्मोन्स हमने मोस्ट ऑफ डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम एमनियोटिक फ्लूइड एंड इट्स डिसऑर्डर की बात करेंगे। और आपको पता है हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर है? देखिएगा अब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, एससीजी लेवल आर हाई इन ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट। एससीजी लेवल आर हाई इन ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट, ऑप्शन है आपके ट्विन प्रेगनेंसी, कैसा होगा, हाई होगा, एक्सेप्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हाई, ठीक है। हाई कैसे याद रखेंगे, हाई कोर्ट डिमांड रियास टेस्टिमोनियल, आगे समझ में। नेक्स्ट कोरियोकार्सिनोमा हाई। नेक्स्ट होगा दैट इज दी ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, कम होता है। मैंने बोला था एक ही है डाउन सिंड्रोम जिसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसके अलावा जितनी भी ट्राइसोमी होगी उनमें क्या होगा, कम हो जाएगा। किससे याद रखेंगे, टी से। किससे रखेंगे, टी से। जी में क्या होगा, डिक्रीज एससीजी, आगे समझ में। उसके बाद में हाई कोर्ट डिमांड रियास टेस्टिमोनियल, उनके अंदर सबके अंदर क्या होगा, इंक्रीज लेवल होता है। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में डाउन नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, आगे समझ में। उसके अलावा सब में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन के चक्कर में गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एससीजी आर ऑल एक्सेप्ट। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्ससीजी आर ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके। देखिए बीटा सब यूनिट इज स्पेसिफिक यूनिट, सही है। नेक्स्ट देखिए अल्फा सब यूनिट इज स्पेसिफिक यूनिट, नहीं, कैसी होती है ये, नॉन स्पेसिफिक यूनिट होती है। तो ये क्या हो गया, इसके बारे में गलत हो गया, बाकी ट्रू पूछ रहा है ये। मैक्सिमम लेवल सीन बिटवीन 8 to 10 वीक्स, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट डिसअपियर फ्रॉम ब्लड 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, ये भी सही है। 2 days यूरिन 2 वीक्स ब्लड, क्लियर है। इसके बाद में अबॉर्शन होगा तो 2 to 4 वीक्स, और मोलर प्रेगनेंसी होगी तो 7 to 9 वीक्स, 7 to 9 वीक्स, क्लियर। आगे बस हो। नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी, अब बताइए, एस्ट्रियोल, एस्ट्राडियोल, एस्ट्रायोल, क्या होता है, एस्ट्रायोल, ट्रायल, ट्री से याद रखा था 3, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए हार्मोन सीक्रेटेड एक्सक्लूसिवली बाय प्लेसेंटा, हार्मोन एक्सक्लूसिवली सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, समझ गए ना। देखिएगा रिलैक्सिन, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL मैंने बोला था लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है, प्रेगनेंसी में ही देखने को लगता है, और इसी से ही हम प्लेसेंटा के फंक्शन को असेस करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट दिए नेम द हार्मोन दैट प्रिवेंट्स menstruation and maintain pregnancy by sustaining the functions of corpus luteum, FSH, LH, GnRH और SCG। SCG कौन होगा, SCG, वेरी गुड। इसका मतलब हर चीज आपके माइंड के अंदर क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड एंड इट्स डिसऑर्डर। थैंक यू।